लिखो, ऊंट के कुबड़ में, ऊंट के कुबड़ में, ऊंट के कुबड़ में, कुबड़, संचित वसा से, कुबड़ कौन लिखे, ऊंट के कुबड़ में संचित वसा से, संचित वसा से ऊंट को, ऊंट को कई दिनों तक ऊर्जा की पूर्ति, पूर्ति होती है। अतः यह कई दिनों तक, यह कई दिनों तक बिना कुछ खाए, बिना कुछ खाए रह सकता है। देखो मैंने ऐसा लिखाया होगा आपको कि जो हमारा जो होता है प्रथम शोषणी जो पदार्थ होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले हमारे शरीर को ऊर्जा किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। प्रथम शोषणी पदार्थ कार्बोहाइड्रेट होता है। जब आप कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हो, 2-4 दिन आप क्या कर रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो, छुट्टी पे हो, खाना नहीं खाएंगे भाई, घर वालों से रूठ गए, ठीक है, हाँ, तो खाना नहीं खाओगे, फिर भी आपके शरीर को एनर्जी मिलेगी, किससे मिलेगी, वसा से। क्योंकि वसा है, ये क्या होती है कि वसा हमारे जो त्वचा है इसमें हमारा जो शरीर है उसके नीचे क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। तो जब आप कार्बोहाइड्रेट नहीं लोगे उस समय वसा से आपको क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। वसा है, वसा से लगभग 10-12 सप्ताह आप क्या कर सकते हो, सरवाइव कर सकते हो कि वसा से इतनी एनर्जी मिलेगी कि आप 10-12 सप्ताह क्या कर सकते हो, सरवाइव कर सकते हो। लेकिन उस समय बाद में वो वसा भी क्या हो गई, विघटित हो गई। क्या हो गई, विघटित। तो अब आपको जो ऊर्जा है वो ऊर्जा किससे मिलेगी, तो वो ऊर्जा है वो हमारे शरीर में जो अंग है, अंगों में जो निर्मित जो प्रोटीन्स जो होती है उसके विघटन से आपको क्या मिलेगी, ऊर्जा। मतलब सबसे पहले ऊर्जा किससे मिली, तो प्रथम शोषणी पदार्थ किसको कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को। जब कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे तो अब ऊर्जा किससे मिली, तो द्वितीय शोषणी पदार्थ किसको कहेंगे, वसा को कहेंगे। किसको कहेंगे, और तृतीयक या अंतिम जो शोषणी पदार्थ होता है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। कोई व्यक्ति बीमार होता है, ठीक है, और बीमार हो जाता है तो वो कुछ नहीं खा रहा पी रहा बेचारा, लेकिन फिर भी उसको एनर्जी तो मिल रही है। वो कहाँ से मिल रही है, उन अंगों में निर्मित जो प्रोटीन है उससे मिल रही है। लेकिन कितने दिन मिलेगी, वो अंग है वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अंगों का निर्माण प्रोटीन से तो हुआ है, प्रोटीन ही तो है। तो उस प्रोटीन का विघटन हो गया तो अंग क्या हो गए, कमजोर हो गए, और अंत में जो व्यक्ति है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, तो वसा जो है, वसा से ऊर्जा है कब मिलती है कि जब हम भूख हड़ताल पे हो, उपवास कर रखा हो, तो हमारे शरीर को ऊर्जा की जो प्राप्ति है वो किससे होती है, वसा से। वसा जो है वो हमारे शरीर में पहले से क्या रहेगी, संचित, स्टोर रहेगी कि नहीं रहेगी। तो इस वसा को हम क्या कह सकते हैं, शरीर में ऊर्जा का आरक्षित स्रोत कह सकते हैं। आरक्षित का मतलब क्या होता है, रिजर्व, कि पहले से फिक्स है कि थोड़े बहुत दिन आप भोजन नहीं करोगे, कार्बोहाइड्रेट नहीं लोगे तो आपको क्या मिलेगी, एनर्जी। किससे मिलेगी, वसा से मिलेगी। तो ये बात लिखाई थी कि नहीं लिखवाई थी, भूख हड़ताल लिखवा दी थी क्या, लिखवा दी थी, ठीक है। दूसरा, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे तृतीय शोषणी पदार्थ कहा जाता है। किसको कहा जाता है,
वसा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वसा को। कि कार्बोहाइड्रेट के बाद कौन है? वसा है। तो इसको आप क्या कह सकते हो? द्वितीय शोषणी पदार्थ कह सकते हो। अब वसा जो होती है, ये वसा दो रूपों में होती है। वसा कितने रूपों में होती है? दो रूपों में। और दो रूप कौन कौन से हैं? तो देखो, दो रूप होते हैं। एक हम बोलते हैं संतृप्त वसा, और एक क्या बोलते हैं? असंतृप्त वसा। एक संतृप्त वसा बोलेंगे, एक क्या बोलेंगे? असंतृप्त वसा बोलेंगे। अब संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा किसको कहते हैं, एक बार लिखना नहीं है। देखो, दोनों में अंतर क्या होता है। और दूसरी होती है आपकी कौन सी? असंतृप्त वसा। इसको बोलेंगे सैचुरेटेड और उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड बोलेंगे। अब दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों में अंतर इतना ही होता है कि ये संतृप्त जो वसा है इसमें कार्बन होगा कि नहीं होगा, और असंतृप्त है तो उसमें भी कार्बन होगा, क्योंकि वसा है तो कार्बन होगा कि नहीं होगा। ठीक है। अब कि संतृप्त जो वसा होती है इसमें क्या होता है कि जब दो कार्बन होते हैं तो उन दो कार्बनों के मध्य कौन सा बंध होता है? सिंगल बंध होता है। सिंगल बॉन्ड बोलते हैं कि नहीं बोलते? एकल बंध जिसको बोलेंगे। कि जो संतृप्त जो वसाएं होती हैं उन संतृप्त वसाओं में कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बंध होता है? सिंगल बॉन्ड, एकल बंध होता है। क्या होता है? जबकि असंतृप्त जो वसाएं हैं उनमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है और क्या हो सकता है? ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। द्विबंध या त्रिबंध दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। आ गई बात समझ में? दूसरी बात क्या होती है कि संतृप्त जो वसाएं जो हैं, ये संतृप्त वसाएं कमरे के ताप पर, किस पर? कमरे के ताप पर। हम मानते हैं सामान्यतः कमरे का जो तापमान होता है वो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस, कि 24 से 25 डिग्री अगर सेल्सियस टेम्परेचर है तो हम बोलेंगे ये कमरे का ताप है। किसका ताप है? तो संतृप्त जो वसाएं होती हैं ये कमरे के ताप पर क्या होती हैं? ठोस। कमरे के ताप पर क्या होती हैं? ठोस रूप में होती हैं। जबकि असंतृप्त जो वसाएं होती हैं ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती हैं, तरल होती हैं। क्या होती हैं? तरल होती हैं। आ गई बात समझ में? अब देखो, मैं ये बोलूं कि ठोस के रूप में, एक तो ठोस के रूप में ये बर्फ है, क्या है? बर्फ है। और मैं बोलूं तरल के रूप में ये क्या है? जल है। क्या है? और ये क्या है? बर्फ है। इसको पिघलने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए कि इसको? ठोस को ज्यादा टेम्परेचर चाहिए पिघलने के लिए। तो देखो कि संतृप्त जो वसाएं हैं वो ठोस होती है कि नहीं होती? तो इनका जो गलनांक होगा वो अधिक होगा। इनको टेम्परेचर क्या चाहिए? अधिक। और इनका टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? कम होगा। तीन बातें समझ में आई कि नहीं आई? बात करूं संतृप्त वसाएं कौन सी होती हैं, तो जंतु जो उत्पाद होते हैं, जंतु उत्पाद का मतलब कि जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं वसा के रूप में होते हैं, चिकने होते हैं। जैसे मैं बोलूं कि जंतु मीट हो गया, जंतु उत्पाद है कि नहीं है? ठीक है। इसके अलावा मैं बोलूं घी हो गया, जंतु उत्पाद है कि नहीं है? तो जंतु उत्पाद यानी कि जंतुओं से जो प्राप्त हो रहा है वो, और जो घी जंतु उत्पाद ही है कि नहीं है? तो ये तो क्या कहलाएगा? संतृप्त वसा है। क्या है? संतृप्त। क्यों? क्योंकि घी है उसको आप कमरे में रख दो तो वो किस अवस्था में रहेगा? ठोस अवस्था में। कमरे के ताप पर ठोस अवस्था। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तब वो क्या हो जाता है? तरल हो जाता है। गर्मियों में ऐसा होता है कि नहीं? गर्मियों में वो क्या हो जाता है? तरल रूप में आ जाता है। बाकी नॉर्मली अगर कमरे का टेम्परेचर है तो वो क्या रहेगा? ठोस रूप में रहेगा। मैं बोलूं असंतृप्त वसाएं, वनस्पति जो तेल होते हैं, वनस्पति यानी कि पादपों वाले जो तेल, वनस्पति जो तेल, चाहे सरसों का हो, चाहे नारियल का हो, चाहे पॉम ऑयल हो, कोई भी वनस्पति तेल है वो क्या हो जाएगा? असंतृप्त हो जाएगा। सरसों का तेल एक वनस्पति तेल ही तो है। घी रख दो और आप क्या रख दो? सरसों का तेल रख दो। घी किस अवस्था में रहेगा? तेल किस में रहेगा? द्रव अवस्था में। आ गई बात समझ में? तो वसाएं कितने रूपों में होती हैं? दो रूपों में होती हैं। एक होती है संतृप्त वसा और एक होती है असंतृप्त वसा होती है। लिख लो साथ के साथ। एक पॉइंट पहला इसमें क्या है कि इनमें किसके मध्य कार्बन के मध्य
क्या होता है? एकल बंध। दूसरा, ये जो होती हैं ये कमरे के ताप पर ठोस रूप में होती हैं। इनका गलनांक निम्न होगा कि उच्च होगा? उच्च होगा। जैसे बात करें तो जंतु उत्पाद, जैसे आपका क्या हो जाएगा? घी। बाकी पनीर में तो वसा छोड़ते ही नहीं है, क्रीम निकालते हैं ना, ठीक है ना। तो मीट डायरेक्ट आप ले रहे हो, लेते हो क्या? नहीं। हाँ। दूसरा, असंतृप्त वसा। इनमें शॉर्ट में लिख दूं क्या? कार्बन, कार्बन समझ जाओगे ना पैसे के मध्य द्विबंध या क्या होता है? त्रिबंध होता है। द्विबंध या क्या होता है? त्रिबंध होता है। ये कमरे के ताप पर क्या होते हैं भाई? तरल होते हैं। इनका गलनांक क्या होता है? और जैसे वनस्पति तेल, अगर वसा की बात करें, वसा का अधिक सेवन हमारे शरीर के लिए क्या होता है? नुकसानदायक होता है कि नहीं होता? बाकी अगर ऐसे बोल ले कि संतृप्त और असंतृप्त वसाओं में ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है, तो ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है? संतृप्त वसा पहुंचाती है। ज्यादा नुकसान संतृप्त वसा पहुंचाती है। अधिक सेवन तो दोनों का खराब है, लेकिन नॉर्मली में बात करें तो जो क्या होती हैं, असंतृप्त वसाएं होती हैं, वो शरीर के लिए थोड़ा बहुत लाभप्रद हो सकती है। या ऐसे लिए बोल सकते हो कि असंतृप्त वसाएं हैं वो संतृप्त की तुलना में क्या होती हैं? लाभदायक होती हैं। देखो, हमने लिखाया था कि जो शर्करा जो होती है, उन शर्कराओं के मध्य कौन सा बंध होता है? ग्लाइकोसिडिक बंध होता है। एमिनो अम्ल या फिर जो क्या होते हैं पेप्टाइड जो होते हैं, उनके मध्य कौन सा बंध होता है? पेप्टाइड बंध होता है। अब बात आती है किसकी? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल की, क्योंकि वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलकर किसका निर्माण करेंगे? वसा का निर्माण करेंगे। तो इनके मध्य जो बंध होता है वो क्या कहलाता है? एस्टर बंध। लिखवा दिया था क्या? तब ठीक है, फिर तो छोड़ो। तो तीनों बॉन्ड आपको याद रखने हैं, हो जाएंगे याद। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? विटामिन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? विटामिन की बात करेंगे। देखो, अगर आपका नसीब सही होता है तो क्वेश्चन कहां से मिलता है? विटामिन से मिलता है, क्योंकि विटामिन से क्वेश्चन आता ही आता है। अगर विटामिन से क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर आपको प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है,
अब देखो सबसे पहली बात करेंगे कि जो विटामिन जो है, इन विटामिन की खोज करने वाला कौन था। विटामिन की खोज और नाम देने वाला कौन था। तो विटामिन की खोज और नाम देने वाला जो व्यक्ति था वो था हॉपकिंस, और एक इसका सहयोगी था जिसको हम बोलते हैं सी फंक। सी फंक का पूरा नाम है केसीमर फंक। बाकी सी फंक से आपका काम चल जाएगा कि विटामिन जो है, विटामिन की खोज करने वाला और नाम देने वाला कौन था, हॉपकिंस और सी फंक था। ठीक है, अब देखो सुनना एक बार आराम से, लिखना नहीं है। कुछ बातें मैंने इसकी लिखा दी थी। कहाँ लिखाई थी, जहां पोषक पदार्थों को हमने कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में बांटा था, एक दीर्घ मात्रिक और एक अल्प मात्रिक। ठीक है, तो अब देखो आप खुद बताओगे कि विटामिन जो होते हैं, विटामिन भोजन में अधिक मात्रा में होते हैं या अल्प मात्रा में। अल्प मात्रा में होते हैं, मतलब कि विटामिन है भोजन में अल्प मात्रा में क्या होते हैं, उपस्थित। अल्प मात्रा में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। बताओ भाई, क्या इनका पाचन होता है, नहीं होता। इनका पाचन नहीं होता तो क्या हमें ऊर्जा देंगी, नहीं देंगी। तो इनका क्या नहीं होता, पाचन नहीं, और पाचन नहीं तो क्या नहीं, ऊर्जा नहीं। पाचन नहीं होता है और ऊर्जा नहीं देते हैं, तो फिर क्यों लेते हैं इनको भोजन में, क्यों, क्योंकि ये रोगों से क्या करती हैं, रक्षा करती हैं। यानी कि इनका जो काम है वो क्या है, रोगों से क्या करना, सुरक्षा। और रोगों से सुरक्षा करना इनका क्या है, काम है। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, इसलिए इनको हम रक्षात्मक खाद्य कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्षात्मक खाद्य कहते हैं। अब देखो इनकी बात आती है कि विटामिन जो होती हैं, इन विटामिनों को हम क्या कहते हैं, तो विटामिनों को हम ताप सुग्राही कहते हैं। कि विटामिन एक ताप सुग्राही पदार्थ होता है। ताप सुग्राही का मतलब क्या होता है कि विटामिन जो है वो अधिक समय तक टेम्परेचर यानी कि ताप के क्या रहेंगी, संपर्क में रहेंगी, तो ये विटामिन है ये नष्ट हो जाती है या अपने गुण क्या कर देती हैं, खो देती है। आप बोलते हो कि नहीं बोलते कि मम्मी भोजन जो है, सब्जी वगैरह जो है उसको कम पकाया करो। क्या किया करो, कम पकाया, अध पका रखा करो उसको। क्यों रखा करो अध पका, क्यों, क्योंकि आप उसको बहुत ज्यादा पकाओगे तो उसमें जो विटामिन जो है वो क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। इसलिए भोजन को अध पका रखने की क्या दी जाती है, सलाह दी जाती है। तो ये जो है ये ताप के अधिक समय तक संपर्क में रहने से अपने गुण क्या कर देती हैं, खो देती हैं या नष्ट हो जाती हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ताप सुग्राही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ताप सुग्राही कहा जाता है। कि ये जो होती हैं ताप के अधिक संपर्क से क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। इसलिए इनको आप क्या कहोगे, ताप सुग्राही कहोगे, टेम्परेचर सेंसिटिव कहोगे। क्या कहोगे, टेम्परेचर सेंसिटिव कहोगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, कुछ नहीं, 2 बात नहीं बताई है, बाकी ये बात पहले आपको बताई हुई है। रुक जाओ अभी, लिखो मत। अब देखो कि ये जो विटामिन जो हैं, इन विटामिनों को विलेयता के आधार पर, विलेयता मतलब क्या होती है, घुलने के आधार पर, विलेयता यानी कि सोल्यूबल, सॉल्यूशन सोल्यूबल के आधार पर, घुलने के आधार पर विटामिन कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। किसके आधार पर, विलेयता के आधार पर। और विलेयता के आधार पर जो विटामिन जो है वो विटामिन 2 प्रकार की, और 2 प्रकार की कौन कौन सी, तो आपको पता है कि सर एक तो ये वाली और सर एक ये वाली। ठीक है, अब देखो 2 प्रकार की कौन कौन सी, तो एक जो होती है उसको हम बोलते हैं वसा विलय। क्या बोलते हैं, वसा विलय। और दूसरी जो है उसको क्या बोलोगे आप, जले विलय। एक वसा विलय हो गई, दूसरी क्या होगी, जल विलय हो गई। वसा विलय को हम क्या बोलते हैं, तो वसा विलय को इंग्लिश में बोलते हैं लाइपोफिलिक। क्या बोलते हैं,
लाइपोफिलिक बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक। लाइपो कहाँ से आया है, लाइपोलिपिड से आया है। और मैंने आपको बता रखा है लिपिड जो शब्द है वो किसके लिए लिया जाता है, वसा के लिए। तो इस लिपिड से तो क्या बना है, लाइपो। ठीक है, अब देखो ये फिलिक का मतलब क्या होता है। फिलिक का मतलब होता है प्यार, प्रेम, स्नेह। प्यार, प्रेम, स्नेह है। और एक होता है फोबिया, एक क्या होता है, फोबिया। इसका मतलब होता है डर। इसका मतलब क्या होता है, डर। अब देखो जिसको आपसे प्रेम होगा वही आपके साथ घुल मिल के रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना। ठीक है, तो देखो कि वसा विलय का मतलब क्या होता है, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। इसलिए इसको क्या बोला है, लाइपोफिलिक बोला है। फिलिक का मतलब प्यार, कि जो वसा में घुल जाएगा उसको बोलेंगे हम लाइपोफिलिक, वसा विलय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वसा विलय। लेकिन जिसको जल से क्या होगा, प्रेम स्नेह होगा, वो जल में घुल जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक बोलेंगे। तो देखो वसा जो विलय होती है, इन वसा विलय की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो किसमें घुलनशील, वसा में घुलनशील। इतना लिखने से काम चल जाएगा क्या। वे विटामिन जो वसा में घुलनशील होती हैं उसे क्या कहते हैं, वसा विलय कहते हैं। वसा विलय का ही दूसरा नाम क्या है, तो फिलिक का मतलब प्यार, प्रेम, स्नेह। तो इनको ही हम क्या बोल सकते हैं, वसा स्नेही बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वसा स्नेही बोल सकते हैं। ये वसा विलय का ही दूसरा नाम क्या है, वसा स्नेही है। ठीक है, और बात आती है कि कौन कौन सी विटामिन जो है जिनको हम क्या कहेंगे, वसा विलय कहेंगे। तो देखो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चार जो विटामिन है ये क्या कहलाती हैं, वसा स्नेही कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, वसा स्नेही। मतलब ये वसा में क्या हो जाती हैं, घुलनशील हो जाती हैं। यहां से मैंने एक बात आपको पाचन तंत्र में बताई थी कि जो वसा विलय जो विटामिन जो होती हैं, इन वसा विलय विटामिनों का जो अवशोषण होता है आहार नाल के कौन से भाग में होता है, आहार नाल के कौन से भाग में वसा विलय विटामिनों का अवशोषण होता है, छोटी आंत के इलियम भाग में। ठीक है, हाँ तो याद रखना ये बात लिखाई हुई है, इसलिए मैं दोबारा से आपको यहाँ रिपीट नहीं करूंगा लिखा के। अब देखो कि जल विलय विटामिन किसको कहेंगे, तो जल विलय विटामिन किसको कहेंगे, जल में घुलनशील। कि जो जल में क्या है, घुलनशील हैं, उनको हम जल विलय कहेंगे। ठीक है, दूसरा जल में घुलनशील कब है, जब इनको जल से क्या है, स्नेह है। तो इनको आप क्या बोल सकते हो, जल स्नेही बोल सकते हो। और बात करूं कि जैसे कौन सी विटामिन, तो इनके अलावा जो बच गई, कौन सी बच गई, विटामिन बी और विटामिन सी। ये दोनों विटामिन है जल में क्या होती हैं, घुलनशील। और जल में घुलनशील जो विटामिन है इनका अवशोषण आहार नाल के कौन से भाग में होता है, तो बड़ी आंत के कोलोन भाग में होता है। किस में होता है, बड़ी आंत के कोलोन भाग में। तो फिलिक का मतलब क्या होता है, तो फिलिक का मतलब होता है स्नेह। क्या होता है, स्नेह। या प्रेम के लिए कौन सा शब्द काम में लोगे, फिलिक काम में लोगे। और एक शब्द कौन सा होता है, फोबिया। फोबिया का मतलब क्या होता है, डर या फिर भय। एक पढ़ा होगा आपने, एक रोग होता है जिसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। हाइड्रो का मतलब जल, फोबिया का मतलब है डर। तो कौन सा रोग है जिसमें जल से डर लगता है, रेबीज रोग में। किसी व्यक्ति को रेबीज हो जाता है तो रेबीज से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसको जल से क्या लगता है, डर लगता है। तो उस रोग को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया। तो रेबीज रोग का ही दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोफोबिया है। कोई व्यक्ति होता है जिसको पत्नी से क्या लगता है, डर लगता है। पत्नी से डर लगता है तो उसको क्या कहेंगे, वाइफ फोबिया कहेंगे। क्या कहेंगे, पत्नी से डर मतलब वाइफ फोबिया। आगे ना बात समझ में। तो फोबिया का मतलब क्या होता है, डर होता है। और फिलिक का मतलब क्या होता है, प्रेम होता है।
प्यार होता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो याद कैसे रखोगे, याद कैसे रखोगे? या तो ऐसे रखो, वसा का आप अधिक सेवन करते हो, बातें मत, वसा का आप अधिक सेवन करते हो तो वसा के अधिक सेवन से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, मोटापा आता है और अंत में क्या हो जाता है? हृदयाघात हो जाता है। क्या हो जाता है? हृदयाघात, जिसको आप कौन सा अटैक बोलते हो? हार्ट अटैक। कई तो इसको हार्ट अटैक बोल देते हैं, ठीक है ना? हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक। क्या बोलते हैं? हार्ट। हार्ट का मतलब क्या होता है? हृदय होता है। तो हृदयाघात हिंदी में बोल लेंगे, क्या बोल लेंगे? हृदयाघात। तो देखो कि वसा के अधिक सेवन से क्या हो सकता है? हार्ट अटैक हो सकता है। तो इस अटैक को आज आप क्या पढ़ लो? अटैक पढ़ लो। क्या पढ़ लो? अटैक। ठीक है, तो इस अटैक से क्या याद हो जाएगा? ए डी ई के। वसा खाने से क्या आता है? अटैक नहीं, अडेक, ऐसे याद रखो, याद रखो इसको। तो वसा खाने से क्या आता है? अडेक। मतलब वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी? ए डी ई के। ठीक है, या फिर ऐसे याद रख लो, इसको उल्टा लिख दो। उल्टा कैसे? के ई डी ए। क्या बोलेगा? कीड़ा। और कीड़ा बोल दो, इसको कीड़ा बोल दो थोड़ी देर के लिए, क्या बोल दो? और वसा है वो बहुत पुरानी हो जाती है तो उसमें क्या पड़ जाते हैं? कीड़े पड़ जाते हैं। तो वसा स्नेही कौन सी हो गई? ए डी के या के ई डी ए हो गई। इनके अलावा जो बच गई, बच गई मतलब बी और सी। बच में क्या आ गया? बी और सी आ गया कि नहीं? तो बच गई कौन सी? बी और सी। तो ये कैसी है? जल विलय। या फिर ऐसे याद रखो, बी ए डी बैड और सी मतलब करेक्टर। और क्या आपको बैड करेक्टर पसंद है? नहीं है। तो बैड करेक्टर पसंद नहीं है तो उसको किस में डाल दो? जल में डाल दो। और जल में डालते ही वो क्या हो जाएगा? डूबकर नष्ट हो जाएगा। मतलब जल में घुलनशील कौन सी हो गई? बी और सी हो गई। इतना याद हो जाएगा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको आपको क्या करना है? नोट करना है। करो नोट। को नहीं दिख रहा मतलब वो क्या हो गया? अंधा हो गया। तो इस रतौंधी रोग को आप क्या बोल सकते हो? निशांदता बोल सकते हो। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? कि निशा का मतलब रात और अंधता का मतलब कि अंधापन, की रात में व्यक्ति को दिखाई नहीं देता, दिन में दिखता है, रात को नहीं दिखता। ठीक है, लक्षण क्या होता है? तो रात्रि में दिखाई नहीं देना। नहीं, उसके तो वो जो शलाकाएं जो होती हैं वो इसी प्रकार की शलाकाएं होती हैं कि वो दिन में नहीं देख सकता, वो रात को देख सकता है। ठीक है, तो एक रोग कौन सा हो गया? रतौंधी हो गया, जिसको आप क्या बोल सकते हो? निशांदता बोल सकते हो। लक्षण क्या होता है? कि व्यक्ति को रात के समय दिखाई नहीं देता, दिन में बरोबर दिखाई देता है। ठीक है, किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। आ गई बात समझ में? दूसरा रोग क्या होता है? देखो, दूसरा जो रोग होता है उसको बोलते हैं जीरोफ्थैल्मिया। क्या बोलते हैं? जीरोफ्थैल्मिया बोलते हैं। ये जीरोफ्थैल्मिया रोग क्या होता है? देखो इधर, आंख जो है, इस आंख के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? तो आंख के लिए ऑप्थेल शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे हृदय के लिए कार्डियो शब्द का प्रयोग करते हैं ना, वैसे ही आंख के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्थेल शब्द का प्रयोग करते हैं। देखो, जीरो का मतलब क्या होता है?
आप बोलते हो ना शुष्क या सूखा, इसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? जीरो शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जीरो शब्द का। तो अब आप आराम से बता सकते हो कि जीरोप्थेल्मिया रोग क्या होता है। जीरो का मतलब है शुष्क, ओप्थेल का मतलब है आंख। तो ये जो रोग होगा इसमें क्या हो जाती हैं? आंखें शुष्क। आंखें कैसी हो जाती हैं? शुष्क हो जाती हैं, यानी कि सूख जाती हैं, बारीक हो जाती हैं, आंसुओं का निर्माण क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। आ गई बात समझ में? तीसरा जो रोग होता है वो क्या होता है? तो तीसरा जो रोग होता है वो होता है किरेटोमलेशिया। कौन सा होता है? किरेटोमलेशिया। किरेटोमलेशिया रोग क्या होता है? आंखों से संबंधित ही होगा, क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया था कि विटामिन ए की कमी से जो रोग होंगे वो कहां से संबंधित होंगे? आंख से संबंधित। ये भी आंख से संबंधित था, ये भी आंख से, और ये भी आंख से। आंख में एक भाग होता है जिसको आप बोलते हो कॉर्निया। बोलते हैं कि नहीं बोलते? कि आप बोलते हो कि आंख दान कर रहे हैं, मतलब आपका कौन सा भाग दान कर रहे हैं? कॉर्निया भाग। कौन सा भाग? कॉर्निया। तो याद रखना कैसे कॉर्निया, और कैसे किरेटोमलेशिया, और कैसे कमजोर। तो आंख की कॉर्निया क्या हो जाती है? कमजोर। तो किरेटोमलेशिया जो रोग है इसमें क्या है? तो इसका लक्षण है कॉर्निया का क्या होना? कमजोर होना। कॉर्निया का क्या होना? कमजोर होना। बताओ ये चार बात समझ में आई कि नहीं आई? तीन तो रोग हो गए, एक इसका क्या हो गया? रासायनिक नाम हो गया। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग? रतौंधी रोग, किरेटोमलेशिया, जीरोप्थेल्मिया क्या होता है? रोग होता है। और बात करें कि विटामिन ए जो है, इस विटामिन ए के स्रोत क्या होते हैं? अब विटामिन ए के स्रोत की बात करें तो स्रोत हैं वो अधिकांश से मैच हो जाते हैं कि सभी में क्या मिलेंगे? आपको विटामिन से मिलेंगे। लेकिन उनकी बात करेंगे जिनमें प्रचुर मात्रा में क्या होती है? विटामिन ए होती है। तो देखो कि प्रचुर मात्रा में कौन सी सब्जियां? हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं उनमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होती है, अधिक मात्रा में होती है। इसके अलावा पीले पके हुए फल जैसे आम, अमरूद और पपीता, मुख्यतः इनमें ही होता है। पके हुए जो पीले फल हैं, आम, अमरूद और पपीता। इसके अलावा नाम सुना है क्या? मछली का यकृत तेल, जिसको आप बोलते हो कोर्ड ऑयल। क्या बोलते हो? कोर्ड ऑयल। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा सुनहरा चावल, गोल्डन राइस, सुनहरा चावल। उस सुनहरे चावल में भी क्या होता है? विटामिन ए होता है। तो सुनहरा चावल, सुनहरा चावल, ठीक है। तो इनमें क्या होता है? विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। अब देखो मैं बात करूं कि विटामिन जो ए है, इस विटामिन ए को खसरे का टीका होता है। क्या होता है? खसरा रोग होता है ना एक, उस खसरे रोग के टीके में विटामिन ए दिया जाता है। कि हमारे शरीर में अगर विटामिन ए है तो वो खसरे के टीके के द्वारा दी जाती है। या ऐसे बोल दो कि खसरे का जो टीका होता है उसमें विटामिन ए होती है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि कौन सी विटामिन है जो टीकाकरण द्वारा भी दी जाती है? कौन सी विटामिन? विटामिन ए खसरे के टीका द्वारा दी जाती है। दूसरा मैं बात करूं, टीकाकरण क्यों किया जाता है? टीका क्यों लगाया जाता है? टीका क्यों लगाया जाता है? संक्रमण से बचने के लिए। कि कोई भी रोग का टीका लगा दिया मतलब क्या हो गया? कि अब उस व्यक्ति को वो रोग नहीं होगा, मतलब उसके इन्फेक्शन से वो व्यक्ति क्या कर सकता है? बच सकता है। तो खसरे का टीका क्यों लगा रहे हैं? खसरे से बचने के लिए तो लगा रहे हैं, ठीक है। तो खसरे के टीके में विटामिन ए गया कि नहीं गया? ठीक है। तो विटामिन जो ए है वो पहले से हमारे शरीर में गई, मतलब ये इनके संक्रमण को रोकेगी कि नहीं रोकेगी? इनके संक्रमण को रोकेगी कि नहीं रोकेगी? तो आप बताओ कि कौन सी विटामिन है जिसे संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है? विटामिन ए को कहा जाता है। आ गई इतनी बात समझ में? तो देखो
कि टीकाकरण द्वारा दी जाने वाली क्या है, ये विटामिन है। टीकाकरण द्वारा दी जाने वाली विटामिन है। और इसे क्या कह सकते हो, तो इसे आप क्या कह सकते हो, संक्रमण रोधी विटामिन कह सकते हो। संक्रमण रोधी विटामिन, क्योंकि टीका क्यों दिया जाता है, संक्रमण से बचने के लिए दिया जाता है। तो ये पहले से ही शरीर में दे रहे हैं, मतलब ये संक्रमण नहीं होने देगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, संक्रमण रोधी विटामिन बोलेंगे। ठीक है। इसके अलावा देखो होता क्या है, पीले फल होते हैं, इन पीले फलों में क्या होता है, तो इन पीले फलों में और आपका कौन सा चावल होता है, सुनहरा चावल, इनमें क्या होता है, तो इनमें होता है बीटा कैरोटीन। क्या होता है, बीटा कैरोटीन होता है। तो देखो इन पीले फलों को भी आप खाओगे, पीले जो पके हुए जो फल हैं, और सुनहरा जो चावल है इसको खाओगे कि नहीं खाओगे, तो इनको खाओगे तो इनको जो हमारा लीवर जो है, इसको बीटा कैरोटीन को किस में बदल देता है, विटामिन ए में बदल देता है। क्वेश्चन आता है कि सुनहरे चावल में उपस्थित बीटा कैरोटीन जो होती है उसको विटामिन ए के रूप में बदल दिया जाता है। कहाँ बदल दिया जाता है, लीवर में बदल दिया जाता है। कि जो लीवर है उसको किस में बदल देगा, विटामिन ए में। पके हुए फल खा रहे हो आप, आम, अमरूद, पपीता, उसमें भी क्या होगा, बीटा कैरोटीन होगा, जिसको लीवर किस में बदल देगा, विटामिन ए में बदल देगा। आ गई क्या इतनी बात समझ में, तो ये आपकी क्या हो गई, विटामिन ए हो गई। नोट करो।